मेरे पति ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने ही भाई की शादी में एक सोने की अंगूठी गिफ्ट कर दी। मैं एक सरकारी शिक्षिका हूँ, हर महीने 1.5 लाख रुपए कमाती हूँ, लेकिन सच ये है कि मेरे पास कभी अपने लिए 1 रुपया तक नहीं रहा। मेरी पूरी कमाई पर किसी और का हक था और मेरी इच्छाओं की कोई कीमत नहीं थी। उस दिन जब सबके सामने मेरा अपमान हुआ, तो वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया और मेरी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन उसी पल मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना न मेरे पति ने की थी और ना ही मेरे बच्चों ने। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन लाखों नौकरी पेशा महिलाओं की सच्चाई है जिनकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली और टूटी हुई होती है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद इसमें आपको अपनी ही जिंदगी की अंधेरी गलियों से निकलकर सच्चाई की रोशनी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मेरी शादी को पूरे 20 साल हो चुके हैं। मैं एक सरकारी शिक्षिका हूँ और महीने के लगभग 1.5 लाख रुपए कमाती हूँ। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये सिर्फ आंकड़े हैं जो बाहर से चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन इनके पीछे की हकीकत बहुत कड़वी है। सच तो ये है कि मेरे पास अपने हक का 10 रुपए भी कभी नहीं रहता। आज से 20 साल पहले मेरा विवाह आलोक माहेश्वरी से हुआ था। शादी से पहले मैं एक बैंक में कर्मचारी थी। मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार रही और यही कारण था कि कॉलेज पास करने के कुछ ही समय बाद मैंने बैंकिंग की परीक्षा दी और उसमें मेरा चयन हो गया। मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी और मुझे काम करते हुए लगभग 3 साल हो चुके थे कि तभी घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हो गई। उस समय लड़कियों की जिंदगी का एक ही मकसद माना जाता था, शादी करना, घर बसाना और माता पिता के सिर से बोझ उतरना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बनारस में नौकरी कर रही थी और अपने जीवन में संतुष्ट थी, लेकिन मेरे लिए रिश्ता दिल्ली में देखा गया। लड़का एक अमीर और संपन्न परिवार से था। उसका खुद का गारमेंट्स का बिजनेस था जो काफी अच्छा चलता था। मेरे माता पिता ने लड़के का घर, पैसा और उसका इकलौतापन होना देखा और बिना मेरी राय जाने ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उन्होंने एक बार भी ये जरूरी नहीं समझा कि मैं क्या चाहती हूँ। इस शादी की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि मुझे दिल्ली जाना होगा और उसके लिए मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उस समय महिलाओं के लिए ससुराल और परिवार ही सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जाती थी। नौकरी हमेशा दूसरे नंबर पर आती थी। मेरे साथ भी वही हुआ। माता पिता के दबाव और ससुराल वालों की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और मैंने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी। अपनी मेहनत से बनाई हुई पहचान को पीछे छोड़कर मैं शादी करके दिल्ली आ गई। दिल्ली में हमारा घर एक पॉश इलाके में था। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और गारमेंट्स का अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस। सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था। शुरुआत में सब ठीक भी था। घर में नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी मैंने खुद को पूरी तरह घर की जिम्मेदारियों में ढाल लिया। सास ससुर की सेवा करना, पति का ध्यान रखना और रिश्तेदारों की खातिरदारी करना, यही मेरा जीवन बन गया था। साल में एक बार कुछ दिनों के लिए मायके जाने का मौका मिलता था और वही मेरे लिए एकमात्र छुट्टी हुआ करती थी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगे। मेरे पति का बिजनेस घाटे में जाने लगा। वजह ये थी कि वे कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे और इस लालच में वे अपने पुराने सेट बिजनेस पर ध्यान देने के बजाय अलग अलग कामों में हाथ डालने लगे। नतीजा ये हुआ कि जो बिजनेस पहले बहुत अच्छा चलता था, वो धीरे धीरे गिरने लगा। आलोक की दोनों बहनें काजल और कीर्ति बेंगलुरु में पढ़ाई करती थीं और छुट्टियों में घर आती थीं, लेकिन उनके नखरे और मांगे हमेशा बहुत ज्यादा होती थी, जिन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। उनके लिए मनपसंद खाना बनाना, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना, ये सब मेरे रोजमर्रा के कामों में शामिल हो गया था। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं और दूसरी तरफ आलोक का बिजनेस लगातार गिरता जा रहा था। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि इस सब का दोष मुझ पर डाल दिया गया। मुझे अब अपशगुनी कहा जाने लगा। मेरे भाग्य को दोष दिया जाने लगा, जैसे इस घर में जो भी बुरा हो रहा है उसकी वजह मैं ही हूँ। ये सब सुनकर मैं अंदर से टूट जाती थी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी।
घर के सारे काम खत्म करने के बाद मैं कहीं न कहीं कुछ समय निकाल कर पढ़ाई करने लगी, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं शिक्षक बनूंगी। उसी दौरान दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के लिए वैकेंसी निकली। मैंने उसमें आवेदन किया और मेरा चयन हो गया। ये मेरे लिए किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। मेरी सैलरी उस समय मात्र 30,000 रुपए थी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मायने रखती थी। हालांकि मेरी सास कमला देवी इसके सख्त खिलाफ थीं। उन्होंने साफ कह दिया, इतने कम पैसों के लिए हमारे घर की बहू बाहर नौकरी करेगी, ये हमारे सम्मान के खिलाफ है। लेकिन मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बहुत मिन्नतों के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि मेरी हर महीने की पूरी सैलरी मुझे उनके हाथ में रखनी होगी। मैंने टूटे हुए मन से उनकी ये शर्त मान ली, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझे घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने का एक और मौका मिल रहा था। मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। रोज सुबह ठीक 4 बजे उठना पड़ता था। नींद पूरी भी नहीं होती थी, लेकिन उठना मजबूरी था। उठते ही सबसे पहले पूरे घर की जिम्मेदारियां मेरा इंतजार कर रही होती थीं। ससुर जी के लिए उनकी सेहत के हिसाब से अलग नाश्ता बनाना, सासू माँ के लिए उनकी पसंद का अलग खाना और आलोक के लिए उनकी पसंद के अनुसार अलग खाना तैयार करना, ये सब मेरा रोज का काम बन चुका था। उसके बाद घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना पड़ता था। इन सब कामों को खत्म करते करते जैसे तैसे मैं सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकल पाती थी। उधर आलोक का गारमेंट्स का धंधा धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था, और इसी वजह से घर में काम करने वाली नौकरानी को भी हटा दिया गया। अब घर के हर छोटे बड़े काम की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे कंधों पर आ गई थी। साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना, सब कुछ अकेले करना पड़ता था। हालांकि मेरी सास चाहती तो मेरी मदद कर सकती थीं, लेकिन उनका साफ कहना था, ये तो बहू का काम है। नौकरी करने की इच्छा तुमने जताई है, तो दोनों जगह मैनेज करना भी तुम्हारा ही फर्ज है। दूसरी तरफ आलोक का काम अब लगभग पूरी तरह ठप हो चुका था। मैं पूरे महीने जी जान से मेहनत करती, स्कूल जाती, घर संभालती, लेकिन महीने के अंत में जो सैलरी मुझे मिलती, वो सीधे मेरी सास के हाथों में चली जाती। पूरे 5 साल तक मैंने नौकरी की, लेकिन मुझे अपने लिए बस आने जाने के किराए के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। इसी बीच मेरी छोटी ननद काजल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसकी शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी। आलोक को उम्मीद थी कि बेंगलुरु में पढ़ाई करने के बाद उसे वहीं कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काजल ने बताया कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसके लिए रिश्ते देखने शुरू हुए और मेरे ससुर ने एक अच्छे संपन्न परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया। लेकिन उस रिश्ते में लेन देन बहुत ज्यादा था। काजल की शादी करवाने में मेरे ससुर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और मेरी सास के सारे गहने भी उसे दे दिए गए। अब तक आलोक का बिजनेस पूरी तरह बंद हो चुका था। ऐसे में उसने मेरे नाम पर बैंक से लोन लिया ताकि वो ऑटो पार्ट्स का नया बिजनेस शुरू कर सकें। ये सब मुझसे बिना पूछे किया गया था। सिर्फ मेरा साइन लिया गया और मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। जब मेरे पास लोन का नोटिफिकेशन आया, तब जाकर मुझे इस बारे में पता चला। मैंने हिम्मत करके आलोक से पूछा, क्या आपने मेरे सैलरी अकाउंट से लोन लिया है, वो भी बिना मुझसे पूछे? मेरी ये बात सुनते ही वो गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा, तुम्हारा अकाउंट, मेरा अकाउंट, ये क्या लगा रखा है? चाहे तुम्हारा अकाउंट हो या मेरा, क्या फर्क पड़ता है? आखिर तुम मेरी पत्नी हो। मैंने इतने साल तुम्हारे खर्चे उठाए हैं, तो आज अगर मुझे जरूरत है, तो क्या मुझे तुमसे पूछने की जरूरत है? नौकरी करने लगी हो तो सिर पर मत चढ़ो। वैसे भी उस लोन से मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा और कुछ ही समय में वो सफल हो जाएगा। फिर तुम्हें नौकरी छोड़कर घर पर ही बैठना पड़ेगा। उसकी बातों में आदेश भी था और अहंकार भी। मेरी सास ने भी उसका पूरा साथ दिया। चार पैसे क्या कमाने लगी है, खुद को मालकिन समझने लगी है। मत भूल, मेरे बेटे का बिजनेस तेरे आने के बाद ही चौपट हुआ है। तेरे अपशगुन की वजह से ही सब बर्बाद हुआ है। ये सब सुनकर मैं एक बार फिर अंदर से टूट गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपने आंसू पोंछे और फिर से अपने काम में लग गई। समय धीरे धीरे बीतता गया।
आलोक ने जिस नए बिजनेस के लिए लोन लिया था, वो भी कभी ठीक चलता तो कभी पूरी तरह डाउन हो जाता, और आखिरकार कुछ ही सालों में वो भी पूरी तरह ठप हो गया। इसी बीच मेरी सास और ससुर की तबीयत खराब रहने लगी, और 1 साल बाद मेरी सास का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद घर के पैसों का पूरा हिसाब किताब आलोक संभालने लगा। अब अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो मुझे उससे बार बार पैसे मांगने पड़ते, और हर बार मुझे ताने सुनने पड़ते। कई बार तो जरूरत से कम ही पैसे दिए जाते। उसका कहना होता, तुम इतने पैसों का क्या करोगी। मेरी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन आलोक का काम बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ समय बाद छोटी ननद कीर्ति की शादी का समय भी आ गया। तब तक मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, और हमारा एक बेटा कबीर भी इस दुनिया में आ चुका था। लेकिन मेरी स्थिति बिल्कुल नहीं बदली थी। मैं घर में काम करने वाली और बाहर से पैसे कमाकर लाने वाली एक मशीन बन चुकी थी। आलोक ने बाहर जाना भी लगभग बंद कर दिया था। वो बस मेरे पैसों का हिसाब रखता, और घर का पूरा खर्च मेरे पैसों से ही चलता। लेकिन उन पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। कीर्ति की शादी के लिए मेरे सालों की जमा की हुई बचत भी खर्च कर दी गई, और जो गहने मुझे शादी के समय मिले थे वे भी उसे दे दिए गए। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरे ससुर ने साफ कह दिया, ये गहने हमने ही तुम्हें दिए थे, और आज हमें जरूरत है तो इन्हें लेने का पूरा हक है। और ऐसा ही हुआ। मेरी सालों की मेहनत और मेरी हर जमा पूंजी एक ही झटके में खत्म हो गई। कीर्ति की शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुर जी का भी देहांत हो गया। मुझे लगा कि अब घर के खर्च कम होंगे, और शायद आलोक भी कुछ जिम्मेदारी लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ मेरे हर एक पैसे का हिसाब रखता। घर का राशन, बच्चों की स्कूल फीस, सब कुछ मेरे अकाउंट से ही होता। लेकिन मेरे लिए कभी 1 रुपया भी नहीं होता था। धीरे धीरे मैं भी इन सब की आदी हो चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी को इसी रूप में स्वीकार कर लिया था कि मेरा काम सिर्फ घर संभालना और पैसे कमाना है। दूसरी तरफ आलोक दिन भर घर में बैठा रहता, और जब मैं शाम को थकी हारी घर लौटती तो वो मुझ में कमियां निकालना शुरू कर देता। खाना अच्छा नहीं बना, घर साफ नहीं है, तुम कितनी लापरवाह हो। दूसरे घरों की औरतें अपना घर कितने अच्छे से संभालती हैं, और तुम्हारे घर को देखकर लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं, जैसे ये घर कोई भूतों का घर हो। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि घर और बाहर दोनों काम करते करते मैं थक चुकी हूँ, मेरा शरीर जवाब देने लगा है। लेकिन उसका एक ही जवाब होता, घर का काम करना औरत की जिम्मेदारी है, दुनिया की सारी औरतें करती हैं, तुम कोई अलग नहीं हो। अब तक मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना हो चुकी थी। बाहर से देखने वालों को लगता था कि मेरी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन अंदर की सच्चाई सिर्फ मैं ही जानती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरा बेटा कबीर, जिसने मुझे बचपन से ही संघर्ष करते देखा था, उसके मन में यही बैठ गया था कि औरतों की जिंदगी ऐसी ही होती है, और शायद ऐसी ही होनी भी चाहिए। मेरी दिन रात की मेहनत, मेरी थकान, मेरा त्याग, सब कुछ उसके लिए सामान्य था। कई बार मुझे बहुत दुख होता था कि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी किसी को मेरी कदर नहीं दिखती। हर चीज ऐसे कही जाती जैसे ये सब तो मेरा कर्तव्य है, इसमें कोई खास बात ही नहीं है। रोज रात को मुझे बिस्तर पर पहुंचते पहुंचते 12 बज जाते थे, और सुबह फिर 4 बजे उठना पड़ता था। नींद पूरी न होने की बावजूद मैं उठती, क्योंकि जिम्मेदारियां मेरा इंतजार कर रही होती थीं। लेकिन इसके बाद भी मुझे आलोक के ताने ही सुनने को मिलते। कभी खाने में कमी, कभी घर की सफाई को लेकर, तो कभी किसी और बात को लेकर। धीरे धीरे वही व्यवहार अब कबीर में भी उतरने लगा था। जब मैं उसे सुबह स्कूल के लिए तैयार करती तो वो भी मुझ में कमियां निकालता। दूसरों की मम्मी कितने अच्छे अच्छे लंच बनाकर देती हैं, और आप रोज वही पराठा सब्जी दे देती हैं। सबकी मम्मी उन्हें स्कूल छोड़ने जाती हैं, और आप तो बस मुझे वैन में बैठाकर अपना काम खत्म कर लेती हैं। आपको कोई काम ढंग से करना ही नहीं आता। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल सच में टूट जाता था। मुझे लगता था कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो मेरी मेहनत को समझेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे 10 साल और बीत गए। कबीर अब बड़ा हो चुका था और कॉलेज में पढ़ने लगा था। आगे की पढ़ाई के लिए उसे देहरादून जाना पड़ा, और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च मैं ही उठा रही थी, जैसे अब तक घर की हर जिम्मेदारी मैं ही निभाती आ रही थी।
इसी बीच मेरे सबसे छोटे भाई की शादी तय हो गई। इतने सालों में मैंने अपने मायके के लिए कभी कुछ नहीं किया था और ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत खलती थी। मेरा मन था कि अपने इकलौते छोटे भाई की शादी में मैं उसे कुछ अच्छा दूं, कुछ ऐसा जो मेरे प्यार और मेरे अस्तित्व की पहचान बन सके। लेकिन मेरे पास अपने नाम की कोई बचत नहीं थी। इसलिए मैंने कुछ महीने पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा छुपा कर रखना शुरू किया, ताकि मैं अपने भाई की शादी में उसे एक अच्छा तोहफा दे सकूं। कम से कम लोग ये तो कहें कि उसकी बहन सरकारी नौकरी करती है और उसने अपने भाई को कुछ खास दिया है। मैंने ये बात आलोक से पूरी तरह छुपा कर रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे ऐसा करने से रोक देगा। उसके हिसाब से मेरी कमाई पर सिर्फ उसका अधिकार था और ये तय करने का भी हक उसी का था कि पैसे कहाँ खर्च होंगे। कुछ महीनों में मैंने लगभग 40,000 रुपए जोड़ लिए और उन पैसों से एक सोने की अंगूठी बनवा ली। ये सब मैंने चुपचाप किया, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे शादी का समय करीब आया, मैंने एक दिन आलोक से पूछा, हम मेरे भाई को शादी में क्या गिफ्ट देंगे? दुल्हन की मुंह दिखाई में कुछ तो देना पड़ेगा। उसने बहुत ही अनमने अंदाज में जवाब दिया, तुम उस घर की बेटी हो, तुम जाओगी तो उन्हें तुम्हें देना चाहिए। तुम बस 11,000 रुपए का लिफाफा दे देना, मुंह दिखाई में। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। इतने सालों तक मैंने अपने मायके के लिए कुछ भी नहीं किया और आज जब मेरे भाई की शादी है तो मैं सिर्फ 1100 रुपए दूं? ये मेरे लिए किसी अपमान से कम नहीं था। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन हर समय आलोक किसी न किसी बात पर नाराज होता रहा। कभी ये कि मेरे पिताजी ने उनका ठीक से स्वागत नहीं किया, कभी ये कि उन्हें उतनी इज्जत से खाना नहीं परोसा गया जितनी बाकी मेहमानों को। फिर किसी तरह सारी रस्में पूरी हुई और फिर मुंह दिखाई का समय आया। सबके सामने दुल्हन को तोहफे दिए जा रहे थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अगर मैंने सबके सामने अंगूठी दी तो आलोक को सब कुछ पता चल जाता। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे ये बात पता चले। इसलिए मैं बस एक सही मौके का इंतजार कर रही थी कि कब उसका ध्यान हटे और मैं चुपचाप स्टेज पर जाकर अपने भाई और भाभी को वो अंगूठी दे सकूं, बिना किसी को बताए, बिना किसी के सवालों का सामना किए। और आखिरकार वो पल आ ही गया, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो मैंने अब तक जी थी और एक वो जो अब शुरू होने वाली थी। स्टेज पर रोशनी चमक रही थी, ढोल नगाड़ों की आवाज और रिश्तेदारों की हंसी से पूरा माहौल गूंज रहा था। लेकिन उस भीड़ में आलोक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ में वो छोटी सी डिब्बी थी जिसमें वो अंगूठी रखी थी, वही अंगूठी जिसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था, अपने दिल की खुशी से, अपनी भाभी के लिए। मैंने चारों ओर देखा, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए भाभी के पास पहुंची। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने उनके हाथ थामे और बड़े प्यार से वो अंगूठी उनकी उंगली में पहना दी। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बल्कि एक छोटा सा स्नेह का उपहार दिया है। कबीर वहीं पास में खड़ा था। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि यही छोटा सा पल कुछ ही मिनटों में तूफान बनकर मेरी जिंदगी को झकझोर देगा। तभी अचानक भीड़ में हलचल हुई और आलोक गुस्से से लाल चेहरा लिए स्टेज की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे सीधे मेरे सामने आकर खड़े हो गए और ऊंची आवाज में बोले, क्या ये अंगूठी तुमने अपनी भाभी को दी है? कुछ पल के लिए मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई, लेकिन फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ मैंने दी है, मुंह दिखाई में। बस इतना कहना था कि जैसे उनका गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने बिना एक पल गंवाए सबके सामने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये आवाज जैसे पूरे हॉल में गूंज गई और मेरे कानों में घंटियों की तरह बजती रह गई। मैं स्तब्ध खड़ी रह गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चारों ओर खड़े लोग एकदम चुप हो गए थे। किसी के चेहरे पर हैरानी थी तो किसी के चेहरे पर अजीब सी उत्सुकता। आलोक चिल्ला रहे थे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? घर के खर्चे चलाने के पैसे नहीं हैं, बेटे की पढ़ाई में इतना खर्च हो रहा है और तू यहाँ सोना लुटा रही है। किस हक से दिया तूने ये अंगूठी? उनके हर शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। मेरे माता पिता सामने खड़े थे,
उनकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन उनकी खामोशी उस दर्द से कहीं ज्यादा भारी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि 20 साल की शादी, मेरी मेहनत, मेरा त्याग, सब कुछ इस तरह एक थप्पड़ और कुछ शब्दों में खत्म कर दिया जाएगा। मेरा बेटा, जो अब 18 साल का हो चुका था, वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में जो सवाल थे, जो शर्म थी, उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन उसी टूटन के बीच एक चिंगारी भी पैदा हुई, आत्मसम्मान की। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने ये अंगूठी अपनी कमाई से खरीदी है। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। आलोक तुरंत पलट कर बोली, अच्छा, अब तेरी कमाई अलग हो गई। तू मेरे घर में रहती है, मेरे बाप दादा की छत के नीचे, और अब मुझे ही हिसाब सिखाएगी। इतने साल जो तू यहाँ रही है, उसका किराया निकाल पहले। उनके शब्द अब केवल गुस्सा नहीं, बल्कि अपमान की पराकाष्ठा थे। मैंने आंखों में आंसू लिए बस इतना कहा, मैं हर एक पैसे का हिसाब दे दूंगी, लेकिन अब और नहीं सहूंगी। और फिर बिना पीछे देखे मैं स्टेज से उतर गई। पीछे छूट गया वो शोर, वो रोशनी, वो भीड़, और साथ ही छूट गया मेरा वो रूप, जो सालों से सब कुछ सहता आया था। मैं सीधा अपने भाई के घर चली गई। रास्ते भर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कदम पर मुझे वही थप्पड़, वही शब्द, वही नजरें याद आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। कुछ दिन बीत गए। शुरुआत में सबने मुझे चुपचाप रहने दिया, लेकिन धीरे धीरे वही पुरानी बातें शुरू हो गईं। पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, इतनी सी बात पर घर छोड़ देना ठीक नहीं। समाज क्या कहेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ जो हुआ वो छोटी सी बात कैसे हो सकती है। मेरे अपने माता-पिता, जिन्होंने मुझे हमेशा सही और गलत का फ़र्क सिखाया, आज वही मुझे समझौता करने को कह रहे थे। मैं चुप रही, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं बचे थे। मैं अपने कमरे में जाकर घंटों रोती रही। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान सबसे ज़्यादा अकेला तब होता है, जब उसके अपने ही उसे समझना छोड़ देते हैं। तभी मेरा फ़ोन बार-बार बजने लगा। आलोक का कॉल था। मैंने पहले नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर मैसेज आने लगे, धमकियों से भरे हुए। बहुत अकड़ आ गई है ना तुझे? एक बार घर आ, सारी अकड़ निकाल दूंगा। तू समझती क्या है खुद को? इस उम्र में तुझे कोई नहीं पूछेगा। अंत में तुझे मेरे पास ही लौट कर आना पड़ेगा। हर एक शब्द जैसे मेरे आत्मसम्मान पर चोट कर रहा था। लेकिन इस बार मैं टूट नहीं रही थी। मैं अंदर ही अंदर मजबूत हो रही थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखा। वो औरत जो 20 साल तक सब कुछ सहती रही, आज पहली बार अपने लिए खड़ी थी। मुझे समझ आ गया था कि अगर आज मैं वापस चली गई तो शायद जिंदगी भर खुद की नजरों में कभी उठ नहीं पाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ सच ये भी था कि मायका मेरा स्थायी ठिकाना नहीं था। मेरे माता पिता की सोच साफ थी, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। उनके लिए मेरा आत्मसम्मान नहीं, समाज की नजरें ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। उस रात मैंने बहुत देर तक सोचा। हर एक याद, हर एक दर्द, हर एक अपमान मेरे सामने घूम रहा था। और फिर मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो शायद मेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। मैंने तय कर लिया कि अब मैं किसी के सहारे नहीं जीऊंगी, न ससुराल के न मायके के। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, अपनी शर्तों पर जीऊंगी। डर जरूर था, अनिश्चितता भी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अजीब सी शांति थी, जैसे मैंने आखिरकार खुद को चुन लिया हो। उस रात पहली बार मैंने बिना रोए आंखें बंद की, क्योंकि अब मैं भाग नहीं रही थी, अब मैं लड़ने के लिए तैयार थी। मैं दिल्ली वापस आ गई थी, लेकिन इस बार मेरा लौटना हार मानकर नहीं, बल्कि एक मजबूत फैसले के साथ था। इस बार मेरे कदमों में डर नहीं था, बल्कि एक ठहराव और आत्मसम्मान की ठोस दीवार थी। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, मुझे साफ महसूस हो गया कि इस घर में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा है। हवा तक बदली हुई लग रही थी, ठंडी, भारी और ताने मारती हुई। अंदर कदम रखते ही मेरी नजर कबीर पर पड़ी, जो सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वो व्यंग्य भरे लहजे में बोला, आ गई मम्मी, आखिर अपनी औकात समझ आ ही गई ना। पता चल गया कि लौट कर यहीं आना है। फिर भी इतने दिन तक कितना ड्रामा किया आपने, सबके सामने हमारी बेइज्जती करवा दी। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे, लेकिन इस बार मैंने अपने दर्द को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। मैं बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी अंदर से तेज कदमों की आवाज आई और आलोक बाहर आए।
उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आते ही उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तूने पूरी दुनिया के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई और आखिर लौटना तुझे यहीं पड़ा। अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। इतना कहते ही उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार मैं वही चुप रहने वाली औरत नहीं थी। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और जोर से झटकते हुए कहा, ये गलती दोबारा करने की सोचो भी मत। एक बार तुम कर चुके हो, अगर फिर से कोशिश की तो सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। मेरी आवाज में जो दृढ़ता थी वो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ पल के लिए वे ठिठक गए, लेकिन फिर हंसते हुए बोले, अरे वाह, अब इतनी हिम्मत आ गई है कि अपने ही पति के खिलाफ पुलिस में जाएगी। किस बात की रिपोर्ट करवाएगी? सालों तक मैंने तुझे इस घर में रखा, खिलाया पिलाया, दिल्ली जैसे शहर में रहने की जगह दी, तुझे नौकरी करने दी, और आज उसी नौकरी का घमंड दिखा रही है। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर सालों से दबा हुआ हर दर्द जैसे उफान पर आ गया। मैंने बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने मुझे यहाँ रखकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि खुद पर एहसान किया है, क्योंकि तुम खुद इतने लायक नहीं थे कि अपने दम पर घर चला सको। जिंदगी भर मेरी कमाई पर जीते रहे, मेरी मेहनत के पैसों से अपने शौक पूरे करते रहे, और बदले में मुझे क्या मिला? अपमान, ताने और हर छोटी छोटी खुशियों को मारने की सजा। मेरी आवाज अब और मजबूत हो गई। मैंने आगे कहा, आज मैंने अपने मन से एक छोटी सी खुशी क्या पूरी कर ली? तुम्हारे अहंकार को इतनी ठेस पहुंच गई कि तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुम मुझे मेरी औकात दिखाओगे? अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। इतना कहकर मैं सीधे बेड के पास गई, वहां रखी एक पुरानी डायरी उठाई और उसे जोर से टेबल पर पटक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने उस डायरी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें लिखा है हर एक खर्च जो मैंने इस घर में किया है, तुम पर, तुम्हारे माता पिता पर, तुम्हारी बहनों पर, हर एक पैसे का हिसाब। मुझे ये सब वापस चाहिए। जिस दिन तुम ये सब चुका दोगे, मैं भी पिछले 20 साल का किराया तुम्हें दे दूंगी। मेरी बात सुनकर आलोक और कबीर दोनों चुप हो गए। शायद उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सालों तक चुप रहने वाली औरत आज इतनी मजबूती से खड़ी हो सकती है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, और हाँ, अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम जैसे इंसान के साथ रहकर मैं पहले ही अपनी जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर चुकी हूँ। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर समझेगा, लेकिन ये भी तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है। अब तुम दोनों अपना सोचो, मैं अपना जीवन खुद संभाल सकती हूँ। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। उस वक्त मेरे कदम भारी नहीं थे, बल्कि हल्के लग रहे थे, जैसे हर कदम के साथ मैं अपने दर्द को पीछे छोड़ रही थी। घर से निकलने के बाद मैं सीधे बैंक गई। मैंने अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवा दिया, वही एटीएम जो सालों से आलोक के पास रहता था और जिससे वो मेरी मेहनत की कमाई को अपनी मर्जी से खर्च करता था। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि असली आजादी क्या होती है, जब इंसान अपनी कमाई पर खुद का अधिकार महसूस करता है। इसके बाद मैंने सरकारी आवास के लिए आवेदन किया। कुछ ही दिनों में मुझे एक छोटा सा सरकारी क्वार्टर मिल गया। वो घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें एक सुकून था, अपनापन था। पहली रात जब मैं वहां अकेली सोई तो थोड़ी घबराहट जरूर थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। अब मुझे किसी के गुस्से से डर कर जीना नहीं था। कुछ दिन बाद अचानक आलोक का फोन आया। उनकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। तूने एटीएम क्यों बंद कर दिया? पैसे नहीं निकल रहे। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हें अपनी कमाई खर्च करने दूंगी? वो मेरी मेहनत की कमाई है और अब उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम इतने साल से उसे खर्च करते रहे, अब अपना इंतजाम खुद करो। मेरी बात सुनकर उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उन्होंने कहा, देखो अंजलि, पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। मैं समझ चुकी थी कि ये बदलाव मजबूरी का है। मैंने साफ कहा, मैं अब वापस नहीं आऊंगी, और फोन काट दिया। धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। अब मेरे फैसले मेरे थे, मेरी कमाई मेरी थी, और सबसे जरूरी, मेरी जिंदगी मेरी थी।
एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने आलोक खड़े थे। मैं कुछ पल के लिए चौंक गई। उन्होंने बिना अंदर आए ही कहना शुरू कर दिया, अंजलि, तुम क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? 20 साल हमने साथ बिताए, अब इस उम्र में अलग होना क्या सही है? मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, 20 साल हमने साथ नहीं बिताए आलोक। 20 साल सिर्फ मैंने तुम्हारा साथ निभाया, तुमने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। मैंने आगे कहा, मैं तलाक के कागज तैयार करवा चुकी हूँ, जल्द ही तुम्हें मिल जाएंगे, साइन कर देना। आलोक मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस बार मेरा फैसला अटल था। मैंने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। इसके बाद रिश्तेदारों और माता पिता के फोन आने लगे। सब मुझे समझाने लगे कि मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन अब मैं जान चुकी थी कि वहां मेरे लिए कुछ भी नहीं था सिवाय अपमान के। आखिरकार मैंने वकील से बात करके तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक केस चला और आखिरकार मुझे तलाक मिल गया। आलोक ने गुजारा भत्ता मांगने की कोशिश की, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। आज मैं अकेली हूँ, लेकिन खुश हूँ। मेरी जिंदगी में अब सुकून है, सम्मान है और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान है। बस एक पछतावा है कि ये कदम मैंने पहले क्यों नहीं उठाया। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसे रिश्ते को निभाने में गंवा दिए जिसमें मुझे बदले में सिर्फ दर्द और अपमान मिला। लेकिन अब जो बचा है वो मेरा है, पूरी तरह मेरा। दोस्तों, क्या मैंने सही कदम उठाया? क्या मुझे ऐसा कठोर कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।